जय हिंद साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, मैं विवेक पाठक आज आपके समक्ष कोई टॉपिक से रिलेटेड लेक्चर नहीं देने वाला हूं। आज मैं आपको जो बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं हमारे चैनल से जुड़े हुए या हमारे सोशल मीडिया किसी भी माध्यम से हमारे बीच जुड़े हुए जो बच्चे हैं, युवा साथी, इंटर क्लास, बीएससी क्लास या किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, एमए, बीए, सभी स्टूडेंट्स को लेकर आज हम एक ऐसा मोटिवेटेड वीडियो, एक ऐसी शख्सियत जो बदायूं डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, वहां की नामचीन हस्ती शिक्षा के विषय में, एसएन डिग्री कॉलेज में फिलहाल उनकी पोस्टिंग है। मैं आपको उनके बारे में जरा बताना चाहता हूं, कुछ कंप्यूटर जी मेरी मदद कराएंगे। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं उनका सबसे पहला पोस्टिंग संघर्ष बहुत किया 2009 में बेसिक शिक्षा परिषद, 2010 माध्यमिक शिक्षा परिषद, 2016 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग डाइट प्रवक्ता और 2018 मतलब कह सकते हैं कि लगातार रुकने का नाम नहीं है। इस तरह के एक ऊर्जावान व्यक्तित्व जिनसे मुझे, मेरी टीम को बहुत प्रेरणा मिलती है। चंदोसी का जितना भी शिक्षा वर्ग है, युवा शिक्षा वर्ग, या फिर हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए जितने भी युवा हैं, शिक्षक बंधु हैं, मेरे साथी हैं, उनके लिए ऐसे व्यक्तित्व से सीखने का बहुत बड़ा मौका मिलेगा। मैं जरा आग्रह करूंगा कंप्यूटर जी से भी कि उनके बारे में कुछ स्लाइड के माध्यम से भी दिखाएं। मैं आग्रह करूंगा, प्लीज कंप्यूटर जी आप देखिएगा, आपको स्लाइड लगातार दिखाई जा रही है, 3 या 4 5 स्लाइड कुछ दिखाई गई हैं। और अब मैं बताना चाहूंगा, आपने स्लाइड देख ली होंगी। अब आपने देखा होगा कि जिनसे बदायूं डिस्ट्रिक्ट में पढ़ने वाले बच्चे टीजीटी, पीजीटी क्वालिफाइड हुए हैं और इसके साथ साथ खुद वो एमजेपीआरयू रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में इंग्लिश में गोल्ड मेडलिस्ट है, आपने स्लाइड में देखा होगा। तो मैं चाहूंगा कि जब मेरी टीम, मुझे खुद उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है, अगर मैं कभी डिमोटिवेट होता हूं, ऐसा लगता है कि मैं आज कुछ मेरी बैटरी डाउन हो गई है, तो मैं उनसे थोड़ी सी देर अगर बात कर लेता हूं तो मैं चार्ज हो जाता हूं। मैं बुलाना चाहूंगा एसएन डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर मिस्टर विशेष कुमार पांडे आए और हमारे चैनल से जुड़े हुए सभी युवाओं को, चंदोसी के शिक्षक बंधुओं को कुछ प्रेरणा दें। आइए गुरुवर। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि इस कोरोना के समय में आप अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे और खुश होंगे। मैंने भी आखिर में एक शब्द कहा, खुश होंगे। और वास्तविकता ये है कि हमारे बहुत सारे छात्र इस समय परेशान हैं। वो परेशान इसलिए हैं कि जिनकी परीक्षाएं हो चुकी हैं वो सोच रहे हैं कि उनकी कॉपियां कैसे चेक होंगी। कुछ ऐसे हैं जिनकी परीक्षाएं रह गई हैं, वो अक्सर फ़ोन भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं, पूछते भी हैं, इधर उधर जहाँ भी रास्ते में मिल जाती, मुलाकात होती है तो पूछते हैं कि सर हमारे पेपर कब होंगे, कब से होंगे। एग्ज़ाम होना तो निश्चित है, एग्ज़ाम तो होगा। मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आपका अपना कोई भी बस नहीं होता। कोरोना के इस टाइम में हमसे अगर ये कहा जाए कि परीक्षाएं होना, परीक्षाएं ना हो या ना हो, इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं हो सकती। ज़रूरी बात यह है कि इस कोरोना के पीरियड में अपनी आपके अंदर की जो एक पावर है, अपने अंदर की जो एक एनर्जी है, अपने अंदर का जो एक एनलाइटमेंट है, हम उसको कम ना होने दें। बच्चों, मैंने अभी आपसे कहा कि आप खुश होंगे। खुशी ऐसी चीज़ नहीं जिसको आपको बाजार में आप जाएं और बाजार में आपको मिल जाए 2 रुपए किलो से लेकर 2000 रुपए किलो तक या 2 करोड़ रुपए तक। खुशी एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको अपने अंदर पैदा करना होगा। हम मायूस होते हैं, हम परेशान होते हैं, क्यों? इसलिए मायूस होते हैं क्योंकि हम अपनी तुलना हमेशा दूसरों से करते हैं। याद रखिएगा, जिंदगी में आपका कंपटीशन आपके पड़ोस वाले के साथ नहीं, आपका अपने साथ है। कभी भी तुलना करनी हो तो इस बात की तुलना मत करना कि आपके साथ का व्यक्ति कैसा है। तुलना यह करके देखो कि कल आप जहां थे, आज आप जहां हैं और कल आप कहां होंगे। आप कल से आज अच्छी स्थिति में हैं तो कोशिश कीजिए कि आज से और ज्यादा अच्छी स्थिति में हो। जिंदगी में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है और ये आगे बढ़ने का काम
कोई नहीं कर सकता। अक्सर लोग कहते हैं मोटिवेशन के लिए कि हम मोटिवेट कैसे हों। एक बात और याद रखना कि दुनिया का कोई शख्स आपको मोटिवेट नहीं कर सकता अगर आप खुद अंदर से मरे हुए हो। आपको अपने अंदर खुद को जिंदा करना होगा। मोटिवेशन आपके अंदर खुद पैदा होगी। मोटिवेशन के लिए करना क्या है? अपने आसपास देखो, अपने आसपास के माहौल को देखने की कोशिश करो। इतने बुरे वक्त में भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अपने आसपास मिलेंगी। किसी पौधे पर देखो, पौधे के पास जाओ, उसको फूल से देखो, क्या उसने मुस्कुराना छोड़ा कोरोना में? चिड़ियों की चहचहाट को सुनो, उन्होंने चहचहाना छोड़ा? एक छोटे से मासूम बच्चे को देखो, उसने मुस्कुराना छोड़ा? नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें खुश खुद रहना है, उन्हें मोटिवेट खुद होना है। अब मैं आपसे 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें करना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि मोटिवेशन के लिए मैंने आपसे कहा अपने आप को जिंदा रखना है, और जिंदा रखने के लिए जरूरी यह है कि आप अपनी तुलना कल की तुलना में आज करें और आज की तुलना से फिर कल करें। किसी दूसरे के साथ अगर तुलना करने की कोशिश करोगे तो आप उतने सफल नहीं हो सकते। कारण यह है कि आपकी अपनी परिस्थितियां हैं। होता क्या है कि हम दूसरे के साथ अपने आप की तुलना करते हैं, लेकिन हम दूसरे की परिस्थितियों को भूल जाते हैं। आपकी अपनी परिस्थिति है, आपका अपना डिमेंशन है, आपका अपना स्पेस है, आपकी अपनी सर्कमस्टेंसेस हैं। आपको उन सर्कमस्टेंसेस से लड़के बाहर निकलना है। और याद रखना, देखो मैंने आपको पहले भी कहा था कि 2 तरह के पौधों का अगर मैं आपसे जिक्र करूं, एक कैक्टस है और एक किसी हम और पौधे को ले सकते हैं। अगर कैक्टस को हम दोमट मिट्टी में या किसी और मिट्टी में ले जाकर लगाएं तो क्या वो वहां पैदा होगा? नहीं। कपास का पौधा अगर हम रेगिस्तान में ले जाके लगाएं तो क्या वो वहां पर फलेगा? नहीं। कारण क्या है कि दोनों का परवेश अलग है। आप उसको उस परवेश से आप उसको परवेश दे दीजिएगा, वो वहां विकसित हो जाएगा। आपके अपने परवेश है, आपका अपना माहौल है, अपने आसपास की जो निगेटिविटी है आप उस निगेटिविटी को हटाने की कोशिश करो। अब सवाल यह है कि निगेटिविटी कैसे हटाएं? सबसे महत्वपूर्ण चीज, इस पूरे के पूरे कोरोना पीरियड में जब तक आपके पास छुट्टियां हैं, अब 2 तरह से हम छुट्टियों को बिता सकते हैं। एक तो हा ही हू करके, व्हाट्सएप चला के, फेसबुक चला के, या दूसरा तरीका यह है कि हम अपनी हॉबीज को डेवलप करके एक अपने अंदर नई एनर्जी पैदा कर सकते हैं। दूसरी बात, हम लोग सबसे ज्यादा किस चीज से घबराते हैं? हम लोग सबसे ज्यादा घबराते हैं पढ़ने से। अगर मैं किसी बच्चे से कह दूं बेटा एक किताब एक और है, इसको पढ़ने की कोशिश करो, तो बच्चा सीधा सीधा मुझसे कहता है कोर्स की तो पढ़ी ना जाती है, एक्स्ट्रा कहां से पढ़े? जिंदगी में एक बात अच्छी तरह से समझ लेना, अगर आपको कभी आगे बढ़ना है तो आपको एक काम और करना होगा, और वो ये है कि आपको अपने जीवन में मोटिवेशनल बुक्स, मोटिवेशनल स्पीचेस, मोटिवेशनल राइटिंग्स और मोटिवेशनल आर्टिकल्स को पढ़ना होगा। ये आपको कहां से मिलेंगे? मैं हमेशा बच्चों से एक बात कहता हूं कि साल में कुल 12 महीने हैं, और 12 महीनों में आपको कम से कम 12 नई किताबें पढ़नी हैं जो आपके सिलेबस से अलग हों। बच्चों से अगर हम ये कहें कि बेटा पढ़ लिया करो, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लिया करो, तो बच्चा कहते हैं कि पहले कोर्स की तो पढ़ लें। कोर्स की तो पढ़ना है। 2 तरह की पढ़ाई होती है। एक पढ़ाई वो होती है जो आप जबरदस्ती कर रहे हो, और एक पढ़ाई वो होती है जो आप इंटरनली आप अपने मन से पढ़ोगे। तो साल में कोशिश करो कि कम से कम 12 किताबें आप पढ़ो। हमने अभी कहा कि मोटिवेशनल हम कैसे हो? अपने फेवरेट म्यूजिक सुनो, आप अपनी फेवरेट म्यूजिक को सुनिए, आप अपनी फेवरेट मूवीज को देखिएगा। अब मूवीज कौन सी देखें? सवाल ये है। मूवीज भी देखने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। फिल्में 2 तरह से बनाई जाती हैं। एक फिल्म का तरीका होता है जो हमें प्रेरणा देता है, जो प्रेरणास्पद चरित्रों पर आधारित होती हैं, और एक होती है जो सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं। मनोरंजन की फिल्में देखना बहुत अच्छी बात है, मन को हल्का करना, मन को एनलाइटेड करना, उसको हैप्पी करना अच्छी ख्वाहिश है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको मोटिवेशनल, जितना आप मोटिवेशनल स्पीचेस देखेंगे, फिल्में देखेंगे, जितना मोटिवेशनल स्पीचेस पढ़ेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे, आपको लगेगा कि जिस माहौल से वो व्यक्ति निकल कर आया, वो परिस्थितियां उन परिस्थितियों से कहीं ज्यादा बदतर थी जिसमें आप आज हैं। जिंदगी में कभी परेशान हो जाओ, जिंदगी में कभी लगे कि आप कुछ नहीं कर सकते। हमने अक्सर देखा है कि जब व्यक्ति परेशान होता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा सफोकेशन में होता है, डिप्रेशन में होता है। कई छात्र मैंने ऐसे देखे हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों आत्महत्या करते हैं? वो सिर्फ इसलिए आत्महत्या करते हैं, वो दूसरों के साथ अपने आप की तुलना करते हैं। वो इसलिए परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो जो जिंदगी में हासिल करना चाहते थे वो हासिल नहीं कर पा रहे। वो इसलिए परेशान हो जाते हैं, वो देखते हैं कि एक के 95% आए और हम फेल हो गए। कभी सोचा है कि जिसके 95% आए हैं और आप जो फेल हुए हैं,
इन दोनों में से मुझे दोनों बच्चों में से जो फेल हुआ है और जिसके 95% आए हैं, उन दोनों बच्चों की तुलना करके मुझे बता दो कि जिसके 95% आए हैं, क्या उसके पास 24 घंटा 1 सेकेंड मिला, भगवान ने उसको दिया अतिरिक्त? या मुझे ऐसा बता दीजिए कि जो बच्चा फेल हुआ उसके पास से भगवान ने एक सेकंड छीन लिया हो, उसकी जिंदगी में सिर्फ 23 घंटा 59 मिनट और 59 सेकंड आए हूं। 24 घंटे उसके पास भी थे, 24 घंटे इसके पास भी थे। जरूरत इस बात की है कि आप उन 24 घंटों को कैसे यूज करते हैं। सो के करो, लड़के करो, हाई ही करो, घूम के करो, या अपनी स्टडी करके करो। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हमें अपने टारगेट को फिक्स करके आगे बढ़ना है। अगर आपके पास कोई गोल नहीं है, अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, तो आपकी स्थिति उस तीर की तरह से हो जाती है जो बिना टारगेट के इधर उधर जाके जमीन पर गिर जाता है। अभी कुछ समय पहले महाभारत और रामायण आप लोगों ने देखी होगी टीवी पे। जो तीर बिल्कुल टारगेट फिक्स करके सामने वाले दुश्मन को देखकर चलाए गए थे, वो आपस में जाके टकराए, और जो तीर बिना किसी लक्ष्य के छोड़े गए थे, वो तो आपने कोई धनुर्धारी देखे होंगे, इनके बाण चलाए और वहीं धरसे से नीचे गिर गए। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल वही उसी तरह के थे जो आवारा किस्म के हैं, जिनका कोई गोल नहीं है, जिनका कोई टारगेट नहीं है। तो जिंदगी में लक्ष्य को अपने सामने फिक्स करो, और जब लक्ष्य आपके सामने स्थिर हो जाएगा तो आसपास की जो चीजें हैं वो खुद ब खुद हटनी शुरू हो जाती हैं। मैंने अगर एक टारगेट फिक्स कर लिया, एक बात और याद रखना, टारगेट आप पहले वो टारगेट अपने सामने फिक्स करो जिनको आप इजीली अचीव कर सकते हो। फ्रस्ट्रेशन तब भी पैदा होती है जब हम बहुत ऊंचे लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य का मापदंड बना लेते हैं, और लक्ष्य का मापदंड बनाने के बाद फिर हमें लगता है कि अरे हम तो उसका हासिल नहीं कर पाए। अपनी क्षमताओं के हिसाब से लक्ष्यों का निर्धारण करो। कोई जरूरी नहीं है कि आप एक रात में, मैं अभी आपको स्पीच देके यहां से हटूं और आप आंख बंद करके सोचे कि आप आईएएस बन गए, आप पीसीएस बन गए, आप आईएएस, आप आईसीएस बन गए। आप एक छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करो, छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ और उन लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश करो। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि हमने लक्ष्यों का निर्धारण कर लिया, ठीक, लेकिन क्या हमने विफलताओं का निर्धारण किया कि अगर हम इस स्थिति में फेल हो गए तो हम क्या करेंगे? हमने अपना लक्ष्य निर्धारित किया, हमें वो लक्ष्य नहीं मिला तो हम गंगा जी ढूंढे, कहां डूब के मरे? प्लानिंग दोनों तरह से करके चलना चाहिए। अंग्रेजी के एक विद्वान ने कहा था, यू ट्राइड, यू फेल्ड, फेल बेटर। यू ट्राइड, यू फेल्ड, फेल बेटर। आपने कोशिश की, आप असफल हुए, आपको फेल होना ज्यादा अच्छा है, ना कि इस तरह से कि आप चुपचाप जाके बैठ जाएं। जिंदगी के जैसे अगर हम ये कहें कि किसी भी चीज के एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो वैसे ही जीत और हार, ये भी दो पहलू हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप लक्ष्य पाए नहीं, लेकिन आपके पास एक प्लानिंग ये भी होनी चाहिए कि अगर मैं इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाया तो मैं कुछ और लक्ष्य निश्चित तौर पर हासिल कर लूंगा। एक बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। पूर्वांचल में आप चले जाएं, पूर्वांचल के आसपास के जितने भी बच्चे हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के या इलाहाबाद रीजन के आसपास के जितने भी बच्चे हैं, वो जैसे ही 12th पास करते हैं या 10th पास करते हैं, वो सीधे इलाहाबाद आ जाते हैं। और उनमें से किसी बच्चे से पूछेगा कि बेटा आप क्या टारगेट लेके आए हो? बोले हम तो सिविल सर्विस करेंगे, हम पीसीएस बनेंगे, हम आईएएस बनेंगे। क्या वो सारे बच्चे जो गांव से शहर आते हैं वो पीसीएस बन जाते हैं? नहीं। वो सब आईएएस बन जाते हैं? नहीं। फिर वो बच्चे क्या करेंगे? जितने भी उस लेवल से नीचे के एग्जाम होते हैं, उनमें इलाहाबाद रीजन का, वाराणसी रीजन का बच्चा हावी हो जाता है। सामाजिक विषय, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, हिंदी, संस्कृत, इनमें आप कभी भी लिस्ट उठा के देखिएगा टीजीटी पीजीटी की, तो इनमें आपको पूर्वांचल के बच्चे ही हावी मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित किया। अगर वो लक्ष्य ऊंचा लक्ष्य उनको नहीं मिला तो उन्होंने छोटे वाले लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। टारगेट फिक्स करो, और टारगेट फिक्स करने के बाद में फिर कोशिश करो कि आप उन लक्ष्यों को, अगर वो आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो आप उनको और तेजी से कुछ किसी और लक्ष्य को भी हासिल कर लो। मैंने पढ़ाई की बात की थी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 12 महीने हैं, 12 महीनों में कम से कम आपको 12 नई किताबें पढ़नी है। अभी नई किताबें कौन सी पढ़ें? आपको नोवेल पढ़ना पसंद है, आप नोवेल पढ़िए। आपको बायोग्राफीज पढ़ना पसंद है, आप बायोग्राफीज पढ़िए। आपको कुछ और पढ़ना पसंद है तो कुछ और पढ़िए। एक सवाल और, अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर कितने घंटे पढ़ाई करें? 2 घंटे करें, 4 घंटे करें? बच्चे अक्सर ये पूछते हैं कि सुबह 4 बजे उठ के करें या शाम को करें। मेरा बच्चों को सीधा ये कहना है कि अगर आपको पढ़ाई करना है तो इस बात को रूल्स और रेगुलेशन में अपने आप को मत बांधो कि सुबह 4 बजे उठ के ही पढ़ाई करनी है। हो सकता है 4 बजे मुझे बहुत तेज नींद आ रही हो और मैं जबरदस्ती बैठ जाऊं पिताजी के जूते की डर की वजह से।
तो उस समय तो मुझ पर पढ़ाई नहीं होगी। पढ़ाई केवल उसी समय हो पाएगी जब आपका अपना मन करे। जब आपका खुद का मन करता है तो आप उस समय पढ़िए। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है कि इन सारी की सारी गतिविधियों के बावजूद आपको एक काम और करना है, आपको अपने फ्लैशबैक में जाना है। आज आप जहां हैं, आपने तो बहुत सारे बच्चों की परसेंटेज ग्रेजुएशन लेवल पर, हाई स्कूल लेवल पर, इंटर लेवल पर बहुत अच्छी होगी। आप अपने आप को जरा फ्लैशबैक में ले जाओ और अपने पुराने समय से अपने आप को कंपेयर करने की कोशिश करो। जो एजुकेशन आज आप ले रही हैं, एक एनालिसिस करके देखिएगा, कभी जीके उठा के देखिएगा, कभी कुछ और सब्जेक्ट्स को देखिएगा, तब आपको जाके पता चलेगा कि जो एजुकेशन आज आपको मिल रही बहुत से बच्चों को नसीब नहीं होती। लेकिन हम उस एजुकेशन प्रोसेस को, उस एजुकेशन पद्धति को जिसको हमें पढ़ना चाहिए, जिसको हमें लेना चाहिए, हम उसको नहीं ले पाते। निराशा के इस पूरे के पूरे वातावरण में, इस निराशा के पूरे निराश की जो एक एटमॉस्फेयर चल रहा है, उसमें सबसे ज्यादा एक चीज पर आपको और ज्यादा फोकस करना है। वो क्या है? मैं अगर आपसे कहूं कि आकाश में एक सूर्य ऊपर है और बहुत सारे बच्चे जो मेरे क्लासरूम में मेरे सामने बैठे होते हैं वो छोटे छोटे दीपक हैं। आप अपने आप में एक सूरज हैं। एक सूरज ऊपर है जो पूरे ब्रह्मांड को चमकाता है और एक छोटे छोटे सूरज आप हैं। अब ये छोटे छोटे सूरज आप कैसे हैं? कभी भी परेशान हो तो अपने माँ बाप की आंखों में झांक के देखना। जो चमक उनकी आंखों में आपको देखकर आएगी वो निश्चित तौर पर वो यही दिखाएगी कि ये सूरज की ही चमक है जो उनकी आंखों में है। एक कुछ समय बाद आपको एक अच्छा सा वीडियो, एक अच्छे से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इस टॉपिक पर मिलेगा कि किस तरह से हमारे माँ बाप क्या क्या हमारे लिए करते हैं और हम बदले में उनको क्या दे पाते हैं। पिताजी ने कहा कि बेटा ये काम कर दो, तो सीधा हमारा जवाब होता है हम पे ना होगा। कभी सोचा है कि उन पर इस बात को क्या लेकर बीत रही होगी? तो मैंने अभी आपसे कहा कि आप एक छोटे छोटे दीपक हैं। मुझे वाल्मीकि बैरागी की पंक्तियां याद आती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पूरे वातावरण में निराशा का वातावरण है, पूरे माहौल में निराशा फैली हुई है। आपको मैं वो पंक्तियां सुनाता हूं और वो पंक्तियां निश्चित तौर पे आपको प्रेरणा देंगी। वाल्मीकि बैरागी जी कहते हैं कि एक दिन सूर्य से मैंने बस इतना कहा, एक दिन सूर्य से मैंने बस इतना कहा, देख तेरे राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा, तमतमाकर बोधाड़ा मैं अकेला क्या करूं, तुम निठल्लों के लिए मैं ही भला क्यों कर जलूं। आकाश की अभ्यर्थना के चक्करों में मत पड़ो। अभ्यर्थना कहते हैं रिक्वेस्ट, प्रार्थना। भगवान से हमेशा हाथ ऊपर करके भगवान के सामने हाथ जोड़ के ख्वाहिश मांगो कि भगवान मेरी ख्वाहिशें पूरी कर दे। आकाश की अभ्यर्थना के चक्करों में मत पड़ो। संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। सूरज का, आकाश की जो सूरज है उसका काम है दुनिया की निराशा को खत्म करना, पूरे यूनिवर्स की डार्कनेस को खत्म करना, और हमारा काम है हमारे आसपास के जो वातावरण है उसमें जो निराशा का वातावरण है वो उस निराशा के वातावरण को हटा देना। कुछ समय पहले मैंने आपसे कहा था कि निराश होने से मत डरो, प्लानिंग करो। सफल हो गए बहुत अच्छी बात है, लड्डू खाएंगे, लड्डू बांटेंगे। लेकिन अगर असफल हो जाएं तो ऐसा ना है कि नमकीन खाने बैठ जाएं या जहर खाने बैठ जाएं। इन दोनों से भी हमें बचना है। जिस बल्ब की रोशनी में मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूं, उस बल्ब के आविष्कार करते समय थॉमस एल्वा एडिसन 1200 बार फेल हुआ था, 1200 टाइम्स। तुम 2 बार में निराश होकर बैठ गए। अगर 2-3 बार निराश होके थॉमस एल्वा एडिसन भी किसी नदी में डूब के मर गया होता ना, तब भी दीपक या मोमबत्ती लेके हम लोग बैठे होते। बल्ब जैसी कोई चीज हमें नहीं मिलती, उसने हमें दी। क्यों? क्योंकि उसने लगातार कोशिश की। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था अतीत की तरफ झांकने की कोशिश मत करो, वो मर चुका है। भविष्य में झांकने की कोशिश मत करो क्योंकि वो भी पैदा नहीं हुआ है। केवल वर्तमान तुम्हारे हाथ में है। इस वर्तमान को संभालने की कोशिश करो। इस कोरोना के टाइम में भी अपने आप को संभालो, अपने परिवार को संभालो। और खासतौर पे जो बच्चे रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं, मैं उनसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो बच्चे हाई स्कूल या इंटर के लेवल पर हैं, उनकी तुलना में एमजेपी रोहिलखंड के स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी ज्यादा है। कारण क्या है? क्योंकि आप सीधे सीधे समाज के संपर्क में आने वाले व्यक्तित्व हैं।
एनएसएस है, एनसीसी है, इनके माध्यम से आप समाज से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आपके ऊपर जिम्मेदारी इसलिए भी ज्यादा हो जाती है, इसलिए भी आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत बहुत ज्यादा है आपके कंधों पर, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनसे आपके परिवार को बहुत 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 आशाएं हैं। अगर आप निराश हो गए तो निश्चित तौर पर फिर दुनिया में आपके परिवार को निराशा से बचाने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। हम इस विषय पर आगे भी और सारी विषय पर बात करेंगे। अंग्रेजी विषय को लेकर भी हम बहुत सारे टॉपिक्स पर बात करेंगे। अंग्रेजी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर मुझे आपसे बहुत बात करनी है। अक्सर बच्चे कहते हैं कि अंग्रेजी बहुत बड़ी हवा चीज है। मैं आपसे कहता हूं कि अंग्रेजी बहुत सिंपल सी चीज है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं अंग्रेजी में, आप उसको कर लीजिए। डेफिनेटली किसी कंपटीशन में आप फेल होने वाले नहीं हैं। बहुत सारे टॉपिक्स पर हम आगे चलकर बात करेंगे और हम एक और विषय पर उन विषयों को लेने की कोशिश करेंगे कि किसी भी विषय में, भाषा में या और सब्जेक्ट में हम प्रोफिशिएंसी, एक्सीलेंस कैसे हासिल कर सकते हैं। एक बात मैं हमेशा याद रखना, ये जो वीडियो आप देख रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ हमारी बात को सुनो या सिर्फ हमारी कोचिंग को ज्वाइन करो। आपका टारगेट, आप जहां से भी आपको एजुकेशन मिलती है, जहां से भी आपको अच्छी चीजें मिलती हैं, आप अच्छी चीजों को हासिल करो। ये ऐसा नहीं है कि सब एक प्रोपेगेंडा बना के हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, बोले ना ना आपको लेना है। आपको जहां से भी अच्छा मिलता है आपको वहां से लेने की कोशिश कर रही है। अंग्रेजी में बहुत सारे विषय हैं जिन पर मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। आने वाली वीडियोज में हम आपसे और बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच।